दोस्तों विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो एक टॉपिक पहले रह गया था, फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। रिएक्शन का जो रेट है उसको कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो का एक पार्ट पहले ही आपको मिल चुका है, दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने नेचर ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस कर लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस कर लिया था, टेम्परेचर को भी डिस्कस कर लिया था और कैटलिस्ट को भी डिस्कस कर लिया था। ये सब हम लोग पहली वीडियो में पार्ट 1 में इन सब का डिस्कशन हो चुका है। इन चारों का ये हम पार्ट 1 में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1, अगर आपने हमारा इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उस पार्ट 1 को देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दो फैक्टर्स की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है यही आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए, इसलिए इसको सेपरेट पढ़ाया जा रहा है। और प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, ये दो चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। इसको हम काइनेटिक्स के एंड में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी सी काइनेटिक्स की समझ होनी चाहिए, तो इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। उससे पहले हमने कहा नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है। देखिए, एक्चुअल में जब कोई रिएक्शन होती है तो बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। अब अलग अलग रिएक्टेंट होंगे, उनके अंदर बॉन्ड भी अलग अलग तरह के होंगे, अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने में और अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने में, इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन में हमने बोला कि ऐसी जनरल ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है रेट बढ़ता चला जाता है, कंसंट्रेशन घटती है रेट घटता चला जाता है। इसको हम एक्सप्लेन कर पा रहे थे कोलिजन थ्योरी की हेल्प से कि भाई कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतने ही कोलिजन ज्यादा होंगे, उतना ही रेट ज्यादा होगा। टेम्परेचर को भी इसी तरीके से देख लिया था, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन बढ़ जाएंगे और कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट इंक्रीज कर जाएगा। जनरली अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो 2 से 3 गुना तक जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, एक लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ज्यादा रिएक्टेंट एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। ये सब बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। देखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, 3 तरीके से जो सॉल्वेंट है वो अफेक्ट करता है किसको, वो अफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को। 3 तरीके से जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। देखिए, पहला तो क्या भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का। पहला किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो सॉल्वेंट का कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, हम लिखते हैं ln के, अगर के रेट कांस्टेंट है तो a माइनस बी डिवाइड बाय डी। इस इक्वेशन के थ्रू क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। ये हम बाद में हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। अभी आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि भाई इस इक्वेशन के थ्रू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। यहां पर लिखा गया है फॉर आयनिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन। अगर कोई आयनिक रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, मान लीजिए Na पॉजिटिव या फिर Ca+2 के बीच में कोई रिएक्शन हो रही है फॉर द गिवन आयन, और वो सॉल्यूशन में हो रही है फॉर द गिवन आयन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दो आयंस के बीच में, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर दो आयंस के बीच में किसी सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फिर कहता है अगर के रेट कांस्टेंट है और डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो जो रेट कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ ऐसा रिलेशन रखेगा। फिर हम इसमें क्या बना देते हैं, एक ग्राफ भी बना देते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा जी, ग्राफ ऐसे बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का है। ग्राफ आपको बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ ln के वर्सेस 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपको जो ग्राफ है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्यों नेगेटिव स्लोप के साथ दिखेगा, स्लोप जो होगा वो होगा, स्लोप जो होगा वो होगा माइनस बी, इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंडेंस होती है किसकी, रेट कांस्टेंट की। सही है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या, इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब भाई सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कैसे अफेक्ट करती है रिएक्शन के रेट को, ध्यान से सुनिए। देखिए, एक्चुअल में हम रिएक्टेंट से कहां जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम रिएक्टेंट से जा रहे हैं प्रोडक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर प्रोडक्ट हमारे पोलर हुए, अगर प्रोडक्ट की पोलैरिटी ज्यादा हुई, मतलब अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो पोलर हुआ, तो जो सॉल्वेंट है वो प्रोडक्ट बनने को फेवर करेगा। अगर वो सॉल्वेंट पोलर है तो यही लिखा गया है, मतलब
अगर प्रोडक्ट पोलर हुआ और सोलवेंट भी पोलर हुआ, जैसे पोलर क्या, जैसे कि वाटर हो गया, पोलर सोलवेंट हो गया, नॉन पोलर कौन सा, जैसे कि बेंजीन हो गया, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर सोलवेंट आपने पढ़ भी लिए होंगे, आपने सोलवेंट का चैप्टर भी पढ़ा होगा और आपने इनऑर्गेनिक में भी इन चीजों को पढ़ लिया होगा, है ना। यहां पर बात कर रहे हैं, अगर पोलर सोलवेंट होगा और पोलर ही प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट फेवरेबल काम करेगा, प्रोडक्ट बनने में हेल्प करेगा। अगर नॉन पोलर जो है वो प्रोडक्ट होगा और सोलवेंट पोलर होगा तो जो वो पोलर सोलवेंट है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को धीमा कर देगा, स्लो कर देगा, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, ठीक है। ऐसा ही यहां पर लिखा गया है। अगर प्रोडक्ट पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है तो जो रिएक्शन है वो क्या होगी, फेवरेबल होगी। अगर प्रोडक्ट पोलर है और सोलवेंट नॉन पोलर है तो रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। और अगर प्रोडक्ट नॉन पोलर है और सोलवेंट भी नॉन पोलर है तो भी रिएक्शन जो है वो फेवरेबल ही होगी। तो यहां पर यही चीजें समझाई गई हैं, यही चीज लिखी भी गई है। A polar solvent is expected to accelerate a process in which polar substance is product. एक पोलर सोलवेंट क्या करता है, उस रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाता है जिसमें प्रोडक्ट पोलर ही बनता है, और उस रिएक्शन को रिटार्ड करता है जिसमें जो प्रोडक्ट है वो पोलर नहीं होता, वो नॉन पोलर होता है। इसका एग्जांपल भी दिया गया है। अगर आप ट्राई इथाइल अमीन और इथाइल आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्ट बनता है, ठीक है, और सोल्ट पोलर होता है। भाई ट्राई इथाइल अमीन और इथाइल आयोडाइड जो है वो ज्यादा पोलर तो होते नहीं है, लेकिन जो सोल्ट बनेगा इनसे वो क्या बनेगा, वो बनेगा पोलर। अगर जो प्रोडक्ट है वो पोलर बन रहा है तो क्या होगा भाई, ये जो है ये सोलवेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट सोल्ट बन रहा है, पोलर प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसे ही सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर सोलवेंट का जो नेचर है दो तरीके से हमने देखा। पहला किस फॉर्म में देखा भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में देखा। दूसरा किस फॉर्म में देखा, पोलैरिटी की फॉर्म में देखा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आपको सिर्फ ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, अगर आयंस के बीच में रिएक्शन हो रही है और सॉल्यूशन के अंदर हो रही है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ ये वाला रिलेशन रखता है, ठीक है। यहां से हम रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, पोलैरिटी। अगर पोलर प्रोडक्ट हुए तो पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा, अगर नॉन पोलर प्रोडक्ट बनता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो रिएक्शन को फेवर करेगा। सिंपल इतनी सी बात है, अब मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद द सॉल्वेंट। भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी अभी आपने पढ़ी नहीं है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक वो स्पीसीज होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेकर जाने के लिए जो बीच में एक स्पीसीज हाईएस्ट एनर्जी पर जो स्पीसीज बनती है उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं, देखिए जरा, हम इसे कहते हैं भाई, इसे, ये आपका जनरल ट्रेंड है, सही है। यहां पर हम एनर्जी बना रहे थे ऊपर की तरफ और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस बना रहे थे। कभी कभी इसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, सही है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं भाई, आपकी जो रिएक्शन है वो जनरली इस तरीके से जा रही होती है, हम ऐसा ही बनाते हैं। ये आपके रिएक्टेंट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट। एक सेकंड रुक जाइए, आपकी जो रिएक्शन है वो यही प्रोसीड करती है, सही है, सही है। ये आपके होते हैं रिएक्टेंट और ये आपका होता है प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, है ना, ताकि मुझे आसानी हो आपको चीजें समझाने में। सही है भाई, ओके। अब हम इसको फिर से एक बार और कॉपी कर लेते हैं। यहां देखिए भाई, तो यहां पर जो बनता है इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सही है भाई। अब कहता है कि जब आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया होगा तो बीच में एक हाई एनर्जी की स्पीसीज बनती है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसको एक्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की नोटेशन होती है, ठीक है। अभी हम समझते हैं, ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
अब जो रिएक्शन का रेट है ना वो प्रभावित होता है किस चीज से? भाई इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोलवेंट से कैसा इंटरेक्शन है और इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सोलवेंट से कैसा इंटरेक्शन है, इसके ऊपर भी जो रेट है रिएक्शन का क्या करता है, डिपेंड करता है। भाई ये जनरल है, ये क्या लिखा गया है आपका, जनरल लिखा गया है, ठीक है। यहां पर ये जो लिखा गया है ये जनरली लिखा गया है, सही है। अब देखिए जरा, अब पीछे चलते हैं भाई, देखो क्या लिखा गया, द सोलवेंट अफेक्ट the rate of a reaction significantly due to interaction of the reactant or activated complex with the solvent। एक्चुअल में जो सोलवेंट है वो अफेक्ट करता है रिएक्शन को, कैसे भाई, रिएक्टेंट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोलवेंट से कैसा रिलेशन है। आगे कहता है द इफेक्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन इज टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस बाय एन अमाउंट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ सोलवेशन। सोलवेशन एनर्जी होती है जब आप किसी सोल्यूट को सोलवेंट में डालते हैं, सोलवेशन एनर्जी होती है जब आप किसी सोल्यूट को, एनर्जी ऑफ सोल्वेशन, जब आप किसी सोल्यूट को सोलवेंट में डालते हैं उस टाइम जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है, जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एनर्जी ऑफ सोल्वेशन कहते हैं। भाई अब यहाँ पर बोल रहा है भाई जो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है, ये यहाँ पर आपकी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अगर इसको स्टेबलाइज करेगा, इसको कितना स्टेबलाइज करेगा, जितनी इसकी सोल्वेशन एनर्जी होगी उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी सोल्वेशन के दौरान, सोल्वेशन में एनर्जी रिलीज होती है। अगर रिएक्टेंट को सोल्वेशन, रिएक्टेंट का सोल्वेशन करेगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। कितनी एनर्जी डिक्रीज करेगी, जितनी सोल्वेशन एनर्जी होगी उतना ही सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब आप अभी समझिए सोल्वेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बच्चों, आप इतना ही समझिए, सोल्वेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोल्वेशन हुआ तो मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी घट गई। अगर रिएक्टेंट का सोल्वेशन हुआ तो रिएक्टेंट की एनर्जी घट जाएगी। सही है, समझ गए, शायद समझ गए होंगे, है ना। अब यहां देखते हैं, इफ वन और बोथ रिएक्टेंट आर सोलवेटेड बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉट। अगर एक रिएक्टेंट को सोलवेट कर दिया जाए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को सोलवेट ना किया जाए, मतलब मैं इसको अगर पहला बोल दूं, यहां पर फर्स्ट कंडीशन बोल दूं, अगर एक रिएक्टेंट को सोलवेट कर दिया जाए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोल्वेशन ना हो तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर्मर डिक्रीजेस, मतलब कि रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घट जाएगी। एंड दैट द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इंक्रीजेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। कहना चाहता है अगर रिएक्टेंट का सोल्वेशन, देखो पहले का डायग्राम में यहां बना रहा हूं, अगर रिएक्टेंट का सोल्वेशन हो, रिएक्टेंट की एनर्जी घट के यहां आ जाए, रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो घट के कहीं यहां आ जाए, ठीक है। अब रिएक्टेंट की जो एनर्जी है सोल्वेशन के बाद मान लीजिए यहां आ जाती है, आर फॉर सोल्वेशन, सोल्वेशन के बाद जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो यहां आ जाती है, ठीक है। अब पहले क्या चाहिए था, पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन करवाने के लिए बिफोर सोल्वेशन, जब तक किसी का भी सोल्वेशन नहीं चल रहा है ना। अब अगर सोल्वेशन हो गया रिएक्टेंट का तो कितनी एनर्जी चाहिए भाई, अब इतनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, सही है। तो अब क्या हो गया, जैसे ही रिएक्टेंट का सोल्वेशन हुआ तो जो एनर्जी चाहिए थी आपको वो ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू जब किसी का भी सोल्वेशन नहीं था। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर रिएक्टेंट का सोल्वेशन हुआ है, अगर रिएक्टेंट का सोल्वेशन हुआ है तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी एंड जो रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट में भी पीछे लिखा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहां देखिए, यहां क्या लिख रहा है दूसरे पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में लिख रहा है इफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज सोलवेटेड बट रिएक्टेंट आर नॉट, मतलब अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सोलवेट हो जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोल्वेशन हो जाए और रिएक्टेंट का सोल्वेशन ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पर देखिए, यहां पर हम बात कर रहे थे अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोल्वेशन हो जाए और ये यहां आ जाए, ठीक है, आपका जो x है सोलवेटेड x है वो कहां आ जाए, अगर वो यहां आ जाता है, यह आपका x सोलवेटेड है, ठीक है, ठीक है, अगर ये यहां आ जाता है
अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए भाई? अब पहले तो ये आपका नॉर्मल था x, है ना भाई? अब इसको कितनी एनर्जी चाहिए? अब इसको एनर्जी चाहिए केवल इतनी। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर गई है। तो यहां पर क्या होगा? अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सोलवेट होता है, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सोलवेट होता है तो रेट इंक्रीज होगा। इफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सोलवेटेड देन एनर्जी बैरियर डिक्रीजेस एंड रेट इंक्रीजेस। और रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात चली किसकी? सेकंड वाले केस की। अब थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है भाई अगर रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों ही सोलवेट हो जाए तो, अगर रिएक्टेंट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दोनों ही सोलवेट हो जाए तो, मतलब कहना चाहता है इफ द रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोथ आर सोलवेटेड देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ आर डिक्रीजेस, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, देन overall activation energy, the effect on overall activation energy and hence the rate of reaction will be small। मतलब अगर एक्टिवेशन, अगर जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो भी एनर्जी कम कर ले, मतलब वो भी सोलवेट हो जाए और रिएक्टेंट भी सोलवेट हो जाए, तो ज्यादा इफेक्ट रेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है, और ये भी यहाँ आ गया। ठीक है, तो भाई पहले अकेला ये नीचे आ रहा था तो ये घट रहा था, अगर ये नीचे आ रहा था तो ये बढ़ रहा था। अब दोनों ही नीचे आ गए तो ज्यादा सा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ये क्या होगा? रिएक्टेंट सोलवेटेड, है ना, और ये क्या होगा? एक्स सोलवेटेड। सही है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए होगी? शायद जितनी पहले चाहिए थी नियर अबाउट उतनी ही चाहिए होगी। ए लिटिल इफेक्ट ऑन द रेट। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इफ बोथ आर सोलवेटेड, if reactant and activated complex अगर रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोथ आर सोलवेटेड then there is a little effect on the rate, there is a little effect on the, तो रेट पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी पहले चाहिए थी उतनी ही अब भी चाहिएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया? शायद आपको जो मैं बताना चाहता था आपको समझ में आया होगा। भाई यहाँ पर 3 केस बन रहे थे। पहला तो भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो सोलवेंट का वो कैसे अफेक्ट कर सकता है, वो इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। पोलैरिटी किस तरीके से अफेक्ट करती है, पोलैरिटी को कैसे देखते हैं? पोलैरिटी को हम देखते हैं भाई अगर पोलर प्रोडक्ट है तो पोलर सोलवेंट फेवर करेगा, नॉन पोलर प्रोडक्ट है तो नॉन पोलर सोलवेंट ही फेवर करेगा। उसके बाद क्या देखा भाई? उसके बाद हमने देखा भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट का कैसा रिलेशन है सोलवेंट के साथ। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का सोल्वेशन होता है तो रेट घट जाता है, अगर प्रोडक्ट का सोल्वेशन होता है, सॉरी, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का सोल्वेशन होता है तो रेट इंक्रीज हो जाता है। अगर दोनों का ही सोल्वेशन होता है तो रेट के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। स्मॉल इंपैक्ट बताया गया है। सही है, शायद आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए भाई, एक इंफॉर्मेशन आप सबके लिए अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमारे पास हैं। जैसे कि पहला कोर्स आपके लिए हमारे पास जो है वो आपके कंप्लीट सेमेस्टर का कोर्स। आप भारत में किसी विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हो और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके हर सेमेस्टर का कोर्स विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल है और वो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में ही अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप एमएससी करने की सोच रहे हो तो हम आपके लिए हमारे पास CUET PG MSc एंट्रेंस का कोर्स है। ठीक है, अगर आप 3rd 4th सेमेस्टर में हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो क्योंकि इस कोर्स को आप धीरे धीरे कंप्लीट कर पाओगे। ओके, अगर आप IIT से MSc करना चाहते हो उसके लिए IIT JAM का सेपरेट पेपर होता है, तो IIT JAM के लिए भी सेपरेट कोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, IIT JAM एक पेपर होता है जैसे CUET PG होता है, इसके थ्रू आपको IIT से MSc करने का मौका मिलता है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास CSIR NET और IIT गेट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं।
जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए ये जो एग्ज़ाम है ज़रूरी होता है। और पीएचडी में अगर आपको फेलोशिप चाहिए, पीएचडी करते हुए बिल्कुल ज़रूर आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी ये वाला एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। ठीक है। आईआईटी गेट, अगर आईआईटी गेट में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, ये दोनों एग्ज़ाम मास्टर्स लेवल के हैं, एमएससी करते टाइम भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसके थ्रू आपको पीएसयूज में फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ग्रेड की, मतलब कि ऑफिसर क्लास की जॉब मिलती है। उसके बाद आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो या फिर पीएचडी करते हुए फेलोशिप भी हासिल कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। अब ऐप कहाँ अवेलेबल है? ऐप आपकी गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर ही अवेलेबल है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं। ये है भाई प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेडिएशन। लाइट का प्रेजेंस या रेडिएशन का प्रेजेंस। देखिए भाई, ये तो बेसिक सी बात है। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो। कुछ ऐसी रिएक्शन भी देखी गई हैं जो किस प्रेजेंस में होती हैं, जो आपकी लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। आप कितना ही उनको हीट करते रहिए, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन आप हल्की सी लाइट डाल दीजिएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी? प्रोसीड हो जाएगी। तो रेडिएशन की प्रेजेंस भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है। केवल उन रिएक्शन को जो लाइट डिपेंडेंट या फिर रेडिएशन डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है some reaction which do not takes place in the presence of heat takes place in presence of light. For example, the reaction between H2 and Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होगी जिससे हाइड्रोक्लोरिक या फिर HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन दीज रिएक्शंस रेडिएशन गिव एनर्जी। ऐसी रिएक्शन में एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? रेडिएशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। कितनी एनर्जी? एच न्यू। इस फोटोन, प्लैंक रेडिएशन लो हम इसको बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा भी हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसको पढ़ाया हुआ है, वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ऐसी रिएक्शंस में जो रेडिएशन होती है वो क्या करती हैं? वो एनर्जी देती हैं। ठीक है। कितनी एनर्जी देती हैं? एच न्यू एनर्जी देती हैं, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। भाई ऐसी जो रिएक्शन होते हैं, मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन में एच न्यू एनर्जी जो रिएक्टेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देता है। कौन सा बैरियर सर? भाई यही वाला बैरियर। ये रिएक्टेंट एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे। ठीक है। यही बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया भाई? जो लाइट का प्रेजेंस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किन रिएक्शंस में? उन रिएक्शंस में जो किसकी प्रेजेंस में होती हैं? जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लाइट का प्रेजेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें लाइट का जो है वो अहम रोल रहता है। तो दोस्तों, मैं आज के सेशन को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है। और आप अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको इस क्लास की स्लाइड भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर।